अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजनीति के बदलते तेवर में नया अध्याय और जुड़ गया है। आज प्रहार से दिनेश बुब की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई। 2 उम्मीदवार मैदान में पहले है, कांग्रेस से बलवंत वानखड़े और भारतीय जनता पार्टी से नवनीत राणा। तीसरा उम्मीदवार और भी है। फॉर्म 75 उठे, 47 लोगों ने मिलकर 75 फॉर्म कल तक उठाए थे। आज छुट्टी है, कल से फिर फॉर्म उठाना और भरना चालू होगा। तो फॉर्म 300-400 उठेंगे, उसमें से 10-20 फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति ने 4-4, 5-5 फॉर्म भी उठाए। तो हम इतने व्यक्ति की क्वांटिटी नहीं लगा सकते कितने व्यक्ति ने फॉर्म उठाए, क्योंकि कोई ने 3, कोई ने 4, कोई ने 2, इस प्रकार से फॉर्म उठाए हुए। अब जो आज की स्थिति बन गई, कल तक जब हम सीधा मुकाबले की बात कर रहे थे और आज हो गया कि त्रिशंकु मुकाबला हो रहा है। तो लेकिन ये जो त्रिशंकु मुकाबला, क्या सही में बराबरी में वोट बैठेंगे या किसी के समर्थन के लिए खड़ा है या किसी के बदले लेने के लिए खड़ा है? क्योंकि बच्चू कडू ने कहा था कि नवनीत राणा को गिराने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो क्या नवनीत राणा को गिराने के लिए दिनेश बुब को खड़ा किया गया, या सच में प्रहार की इतनी ताकत है कि वह एक लोकसभा का उम्मीदवार रेस में ला सके? क्योंकि रेस में लाना जरूरी है। यहाँ पे यदि 6 विधानसभा की बात की जाए, परिमल जी हमारे साथ में, परिमल खाबिया है जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है। ये लगातार हमारे साथ पूरे चुनाव में बने रहेंगे, पिछले 5 सालों से लगातार बने हुए। चुनाव के समय जरूर अपना विश्लेषण करने आते हैं। तो 6 मतदार संघ है अमरावती में, जिसमें 2 प्रहार के पास में है, एक रवि राणा के पास में है और 3 कांग्रेस के पास में। इस प्रकार 6 यहाँ पर मतदार संघ का बंटवारा है। तो जो इसके पास 3 मतदार संघ है, कांग्रेस का बलवंत वानखड़े कांग्रेस से खड़े यहाँ पे, और एक मतदार संघ जिसके पास में है रवि राणा, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर नवनीत राणा मैदान में है। तो 2 मतदार संघ यानी विधानसभा के 2, क्योंकि मतदार संघ इसलिए हम मतदार संघ का आपको कैलकुलेट, क्योंकि 6 मतदार संघ मिलकर एक लोकसभा का यह क्षेत्र बना हुआ है। तो मतदार संघ में जहाँ जहाँ के आमदार है उसका फर्क पड़ता है। 2 आमदार यानी 30% वोट, और 30% में अपनी भागीदारी लें। क्या लगता है इन सारे कैलकुलेशन 30% की भागीदारी लेकर वो चुनाव में सीधा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? इसमें हमको थोड़ा ये चीज़ समझनी होगी। जैसे आपने कहा कि प्रहार के 2 हैं। प्रहार से जो राजकुमार पटेल जी जो मेलघाट से आते हैं, वो कोई प्रहार के पहले से नहीं थे, यानी वो एन चुनाव के वक्त उनको, यानी वो उनका खुद का कह सकते हैं कि उनका खुद का भी एक वहीं के रहवासी है। बिल्कुल, तो नेचुरली वो उनके साथ था। तो प्रहार का बहुत इम्पैक्ट पड़ा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ठीक है, प्रहार एक बच्चू कडू का अच्छा नाम है। बच्चू कडू क्योंकि निर्दलीय, क्योंकि जब इसके पहले लोकसभा में जब यार राखी नहीं थी, या वो तब भी उन्होंने एक लड़ा था, अनंत गुड़े के खिलाफ लड़े थे। मात्र 11,000 वोटों से वो हारे थे, क्योंकि उसमें वो शिवसैनिक थे, पर शिवसेना से उनको टिकट न मिलने का उन्होंने एक बंडखोरी ये थी। पर हम देखेंगे तो उसके वो लोकसभा के बाद राखी बन के उन्होंने अपना चांदूर बाजार मतदार संघ पर अचलपुर परतवाड़ा से उन्होंने लड़ा, और जब से लगातार जीत रहे। मज़े की बात अगर हमें देखेंगे कि नवनीत राणा या रवि राणा के खिलाफ लड़ने का उनका मोटो जीतने से ज़्यादा गिराना और एक खुन्नस वाला लगता है। जी। ऐसा कहीं दिखता नहीं कि उन्हें अपना कैंडिडेट जिताना है। 4 दिन पहले बात आई थी कि उन्होंने बीजेपी के किसी कैंडिडेट को टिकट देना है और टाइम पे विस्फोट करेंगे घर से। पर दिनेश बुब कभी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं रहेंगे, ना कार्यकर्ता रहे। दिनेश बुब शिवसेना के थे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास। बच्चू कडू शायद एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चू कडू अभी इन्होंने पर्सनल लड़ाई के रूप में ले लिया है। अगर हम देखेंगे नवनीत और रवि राणा से जो भी उनके मतभेद थे, वो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस के 3 विधायक है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 3 विधायक कौन कौन है? एक सुलभा खुड़के अमरावती मतदार संघ से है, और एक बलवंत वानखड़े जो खुद उम्मीदवार बने हुए, और यशोमती ताई जो पूरा नेतृत्व कर रही है। अब देखिए, अब माने ना माने कांग्रेस से सुलभा ताई खुड़के, लेकिन उनके पति जो है राष्ट्रवादी से है, और ये सब ये तो लिखते की बात है कि मतदार संघ अमरावती का जो है कांग्रेस का है, बाकी भी उनके साथ में कांग्रेसी जो अमरावती के लिए देशमुख वगैरह है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सारे लीडर जो ग्राउंड के लीडर सारे कांग्रेस के काम में लगे, बिल्कुल काम में लगे हैं। लेकिन वो वही कह रहा हूँ, कितना इफेक्ट डालेंगे वो अलग विषय होगा, क्योंकि कितना अभी देखिए
जैसे आज दिनेश बुब ने पर्चा भरा, शिवसैनिक हैं, उद्धव ठाकरे, महायुति से अगर हम देखा जाए, महायुति से टिकट मिला बलवंत वानखेड़े को, तो ये कहीं ना कहीं रिबल बन के आए हैं। मुझे लगता है ये जो भी, मैं इनको वोट कटुआ ज़्यादा इसलिए कहूँगा क्योंकि जनाधार है, ये है शिवसैनिक। उन्होंने कहा मैं शिवसेना से मैंने इस्तीफा नहीं दिया, उद्धव साहब कहेंगे तो दे दूंगा जी। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास में कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना नहीं पता। अब वो लड़ रहे हैं। देखा ना, दो युति है, एक महायुति है, एनडी है, दूसरा महाविकास आघाड़ी है। दिनेश बुब आता है महाविकास आघाड़ी से, बिल्कुल, और जिस पार्टी से खड़े प्रहार, वो आती है एनडीए से। हाँ, दो पार्टी से बंडखोरी हो रही है, यानी इधर नवनीत राणा को जिसने समर्थन ना वो भी बंडखोरी कर रहा है, बिल्कुल, और जो इधर बलवंत वानखेड़े को जिसने समर्थन करना वो भी। और मजे की बात यह है कि जो अड़सुल जो है पूर्व सांसद रहे, उनके लड़के भी अपनी ताल ठोक रहे कि उन्हें भी लड़ना है, तो और वो शिवसेना के सिंधे गुट से, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा लगा खिचड़ी टाइप हो रहा है। ये देखिए अभी कौन उठा रहे हैं, लेकिन अब जब वापसी क्या आएगा, जब आपको नामांकन वापस वंचित ने अपना उम्मीदवार कल घोषित कर ही दिया है। पर वंचित ने जो अगर देखा है तो वंचित ने एक ऐसा उम्मीदवार किया है कि मुझे लगता है कि ये उम्मीदवार दे न दे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं कल की यदि प्रेस की बात करूं, यदि हम हमारे नज़र से देखना चालू करें, तो जब प्रेस शुरू थी, हमारा लाइव शुरू था, यानी वंचित का जो मैं प्रभाव बोल रहा हूँ, बाकी भी आज भी दिनेश बुब की प्रेस हमने लाइव की, और भी दूसरे लोगों की प्रेस लाइव करते हैं, प्रेस चलते थे, हमारा ये चलता है। तो अभी आप देखो ना, कल से यानी कल 8 से 10 हज़ार व्यूअर्स उस पर आ गए। जो वंचित का यानी जो प्रभाव है, जी जी जी, बराबर, इनको उम्मीदवार से मतलब नहीं रहता है। नहीं मुझे नहीं अभी ये मुझे इसमें थोड़ा सा मिसले आपको कैडर वोट बोल सकते हैं। ये ऐसा हो गया कि मनसे वाले जैसे राज ठाकरे साहब को सुनने के लिए आप देखिएगा बहुत भीड़ आती है अमरावती में, अगर आपके साथ तो 25-50 लाख लोग के, बट वो वोट कन्वर्शन, वो सुनना और ये सुनना, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब लोग हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्यों ये व्यूअर का बात है कि लोग देख रहे हैं उसको, जी बिल्कुल, ऐसे व्यूअर्स नहीं आते, ये ऑर्गेनिक व्यूअर्स है सारे के सारे। 25,000 के आसपास एक वंचित के, दूसरे पे 9, यानी मैं एक मात्र एक चैनल के बता रहा है। ऐसे मेरे यूट्यूब के 2 चैनल है, फेसबुक के 3-4 चैनल है, इंस्टाग्राम पे, इन पे सब पे अलग, ये फेसबुक चेक नहीं किया, शायद 20-25 हज़ार व्यूअर्स वहाँ पे, बिल्कुल, और ये सब एक साथ में चलते। ऐसा हम ये नहीं कह सकते फेसबुक देखने वाला नहीं यूट्यूब देखा होगा, फेसबुक देखने वाला अलग है, यूट्यूब देखने वाला अलग है, इंस्टाग्राम देखने वाला, ये कुल मिला के एक जो हम उनको अंडर एस्टिमेट जो कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक समझ लिए 50,000 व्यूवर्स, हम अंडर एस्टिमेट, मेरा बोलने का जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम, वंचित को उम्मीदवार छोड़ दो। देखिए पिछले बार भी वंचित ने लड़ा, मेरे हिसाब से रुपए ढेपे साहब पिछली बार लड़े थे। क्या देखिए क्या होता, मैंने इसीलिए आपको उदाहरण दिया राज ठाकरे साहब का, कि जब उनकी भीड़ उमड़ती है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई नेता है, ये कितना प्रभाव डालेंगे। जो उनका गढ़ है मुंबई, वो वहाँ पर भी क्या होता है, किसी किसी को सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होता नहीं होता, वो एक अलग विषय होता है। आपने कहा बिल्कुल ऑर्गेनिक व्यूवर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि व्यूवर्स देखना, कल कोई ऐसे मैं बना व्यूवर्स को देखना और उसको कन्वर्ट होना, कल कोई सुनना नहीं, व्यूवर्स मेरा बोलने के बाद कन्वर्ट होना, एक मैदान में भीड़ आ रही सुनने की बात अलग है, और हम जब सोशल मीडिया पे कोई देखते हैं तो हमारे इंटरेस्ट का रहता है उसके देख, कई के भी हमारा 20-20 व्यूअर भी नहीं आते, ऐसा नहीं है कि सब क्या करेंगे। अभी आप देखिएगा इलेक्शन पीरियड में लोगों में कौतूहलता बड़ी उत्पन्न हो जाती है कि मैं वो भी हर चीज में होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी टीआरपी देने वाली नवनीत राणा, बताइए, वोट डाले कि 1000 व्यूअर्स तैयार रहते, रील डाले कि 1000 व्यूअर्स तैयार रहते, यानी ये सारी चीजें कंटिन्यूस में रहती है पूरी की पूरी। जी बिल्कुल, लेकिन हम जो उनको, अब कई लोग हैं भाई 5000 वोट, 7000 वोट, 10,000 ऐसे वोट की गिनती बताते हैं, क्योंकि वंचित का एक खुद का अपना मतदार संघ है, वो कहीं ना कहीं यदि 5,000 10,000 पर, तो अगली बार उनको वो जगह नहीं, शायद मुझे लगता है या तो किसी के साथ में एडजस्ट हो जाए वो। अगर जैसे आपने कह रहे हैं उनका 20-25 हज़ार का एक वोट बैंक जो भी है, अगर हम एक मोटा मोटी बात करें, इसका असर अगर हम लोकसभा चुनाव पे देखें तो ये पॉजिटिव किसके लिए है? नवनीत राणा के लिए पॉजिटिव है। नहीं, पॉजिटिव निगेटिव ये दूसरी चीज, ये मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अब दिनेश बुब, मैंने क्या वोट कटो, मैंने स्टार्टिंग का वोट कटो, पर वोट कटवा किसके लिए है? ये वोट मैं ये बोला कि आर महाविकास आघाड़ी से समर्थन है एनडीए का, मैं कहा ये वोट कटवा किसके लिए, ये एक प्रश्न है ना, कि आखिर खड़े होने के पीछे का उद्देश्य क्या है,
किसको गिराने के लिए सोच रहे नहीं, हैं आप? अब इसमें अब यदि चर्चा करें तो नवनीत राणा का राजनीतिक विरोध इतना है, इतना अत्यधिक इतना है कि जो उसके वोट है वो फिक्स है। हाँ, अब जो विरोध में वोट जो है वो जो बलवंत वानखेड़े को जाने हैं वो डाइवर्ट हो जाएगी। वही डाइवर्ट होंगे, क्योंकि इनके तो ऑलरेडी विरोध करना विरोध दर्शा चुके, वो चाहे पर आपको नहीं लगता कि बीजेपी से लड़ने के बाद बीजेपी का एक जो वोट बैंक है वो भी शिफ्ट होगा? एक पूरा 100% नहीं होगा तो 50% तो होगा। मानते हैं आप? नहीं मानते नवनीत को? नहीं, पूरा 100% जाएगा। सब बीजेपी वाले नहीं करेंगे। बीजेपी वालों को सीट लानी है। कल भी हमने किरण पातुरकर से चर्चा की कि ठीक है, वो रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, हमको पूछना नहीं पूछना, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ तक है कि बीजेपी, हम यदि हमारी भाषा में बात करें, गद्दारी करें, गद्दारी नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा हो गया तो वोट देने नहीं जाएंगे, इतना हो सकता है, लेकिन दूसरों को वोट दे ये नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी का भी एक धड़ा है जो शायद कुछ हद तक कार्य करे। उसके अलावा शिवसेना का शिंदे गुट, देखिए ताकत 3 की है, इधर भी ताकत 3 की है। लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए जैसे कि शरद पवार, उम्र का एक तकाजा है। मान लीजिए आप आज की तारीख में अजीत पवार ने 80% मोटा मोटी यहाँ देखा जाए तो राष्ट्रवादी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, चाहे शरद पवार रहे या ये रहे। वैसे शिवसेना का जनाधार है, शिंदे गुट का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का जनाधार काफी हद तक है। कांग्रेस का पूरा जनाधार है, बीजेपी का बड़ा पूरा जनाधार। हम देख रहे हैं कि 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे आमने सामने इससे पहले नहीं आई। पहले क्षेत्रीय पार्टियां थी, किसी की युति में था, कभी देखिए कल जैसे कल हमने अभी तो हमने ऐसा भी सुना कि गवई साहब भी ताल ठोकने की तैयारी में है, अरसुल साहब भी है। तो ये जितने भी लड़ेंगे, देखिए क्या होता है ना, ये जितने भी लड़ेंगे, मुझे लगता है अल्टीमेट इसका फायदा कहीं ना कहीं नवनीत राणा बीजेपी को होगा। एक दूसरा, बलवंत वानखेड़े के पीछे कांग्रेस किस ताकत से, कांग्रेस के अलावा उनके जो साथी दल है, मैं बार बार कह रहा हूँ साथी दल, जैसे अगर हम देखें कि दिनेश बुप उनके साथी दल में से जिन्होंने, अभी हम उसको कह सकते हैं कि उन्होंने बंड पुकार लिया, एक तरीके से अपनी ताल ठोक दिया। तो इसका जो इम्पैक्ट होना या इफेक्ट है, इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा रहेंगे। क्या उन्हें मना के वापस बिठा दिया जाता है, ये अलग विषय। मुझे लगता है प्रहार ने अपनी स्थिति क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रहार इस तरीके की बर्ताव में वो नहीं। अब प्रहार का जिस ढंग से आज प्रस्तुतिकरण हुआ है, ये कहीं पे भी अब यदि किसी से जाके पैक हो जाते तो बच्चों कोड़ी की बहुत डाउनफॉल आ जाएगा। देखिए क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार घोषणा कर दी, अभी तक सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। परसों तक तो उन्होंने ये कहा कि यदि हमारा उम्मीदवार नहीं तो जो नवनीत राणा को गिराने में सक्षम हो, हम उस उम्मीदवार को वोट दे देंगे। अब कहीं तो भी उनको लगाओ कि बलवंत वानखेड़े कमजोर पड़ रहा है, बिल्कुल, तो ये तो और कमजोर कर देंगे बलवंत वानखेड़े। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मेरे इसलिए मैंने कहा ना कि क्रेडिबिलिटी का सवाल आ जाएगा आप सब बच्चू कड़ू की। क्यों आएगा बता तो। एक आप गुवाहाटी जाते हैं, मुझे वो अब तक मैं बहुत दिनों से समझने की कोशिश कर रहा, आपके पास एक राज्य मंत्री का दर्जा था, आप राज्य के मंत्री थे, आपने रिबल किया। आप रिबल की आवश्यकता नहीं थी, आप तो निर्दलीय थे, आपकी 2 लोगों की पार्टी, आपने ठीक है। आपको गुवाहाटी जाने की आवश्यकता क्यों थी? मेरा बहुत सिंपल प्रश्न है, क्योंकि आप कोई फूट के नहीं गए थे। आप समझिए, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी थी, आपकी पार्टी थी, आप यही रुकते, आप मुंबई रुकते, आप नागपुर रुकते, आप अमरावती रुकते, जहाँ भी रुकना है। आपने जाके क्या दर्शाया? एक बहुत बड़ा डाउनफॉल वहाँ से शुरू हुआ। लोगों ने क्रेडिबिलिटी, एक सरकार के साथ में उद्धव ठाकरे की सरकार में था, उसका विरोध दर्शाना, तो उनके साथ में नहीं रहना था। तो विरोध दर्शाने का तरीका कहते हैं हर बार अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते, और इस बार जाकर उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं बहुत एक, शायद उनको अभी नहीं, आने वाले इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके आप बच्चू कड़ू की एक इमेज की हम बात करें, बच्चू कड़ू की इमेज एक फायर ब्रांड की है, एक वो अपने आप में सब कुछ एक, और ये अचानक से फायर ब्रांड से इस तरीके का, क्योंकि सब कह रहे थे कि राज्य मंत्री कैबिनेट मिलेगा, एक बड़ी बातें होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि कैबिनेट, अगर आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई फायदा नहीं, तो फिर आपने जाके क्या पाया? और आप वहां जाकर भी विरोधी जैसा बर्ताव कर रहे थे, दिक्कत वो है। तो इसलिए बच्चू कड़ू की क्रेडिबिलिटी पे इस समय बड़ा सवालिया निशान लगा है। एक, यशोमती ठाकुर बहुत तैयारी से है, बलवंत वानखेड़े तैयारी से, सुलभा खोड़के को मैं कहूँगा कि ढुलमुल रवैया इस समय मुझे जो समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन अमरावती में आमदार करके सुलभा था, लेकिन अमरावती के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो काम ग्राउंड में करने वाले, वो ताकत से लड़ना ही होगा। क्योंकि देखिए बड़े सालों के बाद, कई दशकों के बाद पंजे का सिंबल है, और ताकत दिखाने का यही एक मौका है। लोकसभा में अपनी ताकत दिखाने का मौका तो यही है ना, क्योंकि बीजेपी भी शायद 90 के बाद पहली बार उनके 20-30 साल का लगभग, दोनों के लिए ये बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है।
आपने जगह बडनेरा से अगर हम देखें रवि राणा बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, नहीं, 6 में से एक भी सीट नहीं है। लेकिन मेन लड़ाई में अगर बीजेपी आई है तो मेन स्ट्रीम में अभी आई है तो बीजेपी क्यों आई है? नहीं, अगर बीजेपी का यहाँ पे जनाधार नहीं है जी। तो आज वो मेन स्ट्रीम की मेन लड़ाई में कैसे आ पाई है? इसका इट्स क्रेडिट गोज टू नवनीत राणा, एक मौजूदा सांसद निर्दलीय। आप बीजेपी का दामन थामा आपने, आपकी खुद की एक जो ग्लैमर फेस है, आपके जो फैन फॉलोइंग है साथ लेके आए आप, और एक बीजेपी का सपोर्ट। अब ये कितना सपोर्ट, ये तो आने वाला वक्त बता रहा हूँ इलेक्शन में होगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर ताकत कांग्रेस लगाती है, उनके मित्र दल लगाते हैं, तो मुझे लगता है बहुत टफ मुकाबला होने वाला है। बहुत आसान किसी के लिए रहा नहीं है, रहा बहुत मुश्किल है। कौन एफर्ट्स ज़्यादा लगाता, कौन अपने पक्ष को ज़्यादा संभाल गया। दोनों पक्षों से यहाँ हम देख रहे हैं कि एनडीए से भी कुछ घटक बाहर आ गए और महायुति से भी, महाविकास आघाड़ी से भी कुछ घटक बाहर आ गए। तो इन दोनों घटकों का वर्तमान में जो उम्मीदवार राष्ट्र इसका कांग्रेस का है और भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि दो उम्मीदवार मुख्य धारा में, अभी भी दो उम्मीदवार। हमने भी कल एक पोस्ट डाली कि सीधा मुकाबला, कई लोगों का है कि मुकाबला त्रिशंकु। अब दिनेश गुप्त आने के बाद में त्रिशंकु यानी जैसे बताया कि 2 विधानसभा उनके पास में, लेकिन 2 विधानसभा क्या एक कामदार अपने विधानसभा से अपने उम्मीदवार को पूरे लोकसभा के वोट क्या कन्वर्ट करा सकता, वो भी कौन सी परिस्थिति में? जैसे आपने बताया कि स्टेटस चेंज होते चले गए। पहले बच्चू कडू प्रहार से थे, फिर शिंदे सरकार के साथ में गए, फिर शिंदे के साथ में गए, अब वापस शिंदे से वापस हटकर अपना अलग प्रहार का अस्तित्व। इन सारी चीज़ों को जनता भी समझेगी, जनता भी जवाब देगी कि क्या सही में बच्चू कडू ने जो किया वो सही किया था। बच्चू कडू का जाना, जैसे अभी उन्होंने बताया कि क्यों गए, ये क्यों गए का प्रश्न, क्योंकि इतिहास कभी हमको, हमारे पुराने कर्म कभी नहीं छोड़ते। जब ऐसा मौका आता, जब भी ऐसे इवेंट्स का मौका आएगा, जो भी आप पिछले कर्म करोगे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, चाहे नवनीत राणा हो, बच्चू कडू हो, दिनेश बुब हो। दिनेश बुब भी पहले राष्ट्रवादी से लड़े थे, दरियापुर मतदार संघ से राष्ट्रवादी में गए थे, फिर वापस सेना में, फिर पहले सेना से राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी सेना से अब प्रहार। तो यह जो राजनीतिक सफ़र है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये। और हम यदि बात करें अभी इथिक्स की, संस्कार की या कुछ विचारधारा की, तो वो शायद अब वो चीज़ करना बेईमानी है। जो परिस्थिति अभी जहाँ से मौका मिलता है, जिस गाड़ी में बैठ के जाने का मौका मिलता है, जो अपने निर्धारित क्षेत्र में जाके छोड़ सकती है, उस गाड़ी में अभी बैठ जाना चाहिए जितनी कर। इसलिए अब विचारधारा कांग्रेस की क्या थी, भाजपा की क्या थी, प्रहार की क्या नहीं थी, अब व्यक्ति कौन उसमें महत्वपूर्ण है। बच्चू कडू भी महत्वपूर्ण है, इधर नवनीत राणा महत्वपूर्ण है, तो बीजेपी में मोदी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं तो भी अब राजनीति के नए समीकरण बदलेंगे, क्योंकि हमारे जैसे टाइटल वाक्य अपना चल रहा है कि राजनीति के बदलते तेवर। अभी कितने तेवर अपने बदलेगी, क्योंकि संस्कार बदल दिए, विचारधारा बदल दी, लोगों के सोचने का ढंग बदल दिया। लोगों को अब राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं वो आपको सोचना भी परोसा जाता है कि आपको क्या सोचना, आपके सोच पर भी राजनीति अभी हावी होगी। ऐसे में किस प्रकार से निष्पक्ष हम हमारा उम्मीदवार चुन पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में पुनः आपके सामने हम लोग आएंगे। नमस्कार। अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN।